जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं 95 बी। अब अच्छा थोड़ा सा मैं प्लान चेंज करने का सोच रहा हूँ कि 95 सी में पास्ट पेपर के इसी के सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराने के बजाय पहले ये क्वेश्चन आपको होम असाइनमेंट के तौर पे दिए जाएं। आप घर से इसको रीड करके आएँ, अटेम्प्ट करके आएँ, फिर हम कल के लेक्चर में क्लास में इसको डिस्कस करें। ऐसा ही है? ये ज़्यादा बेहतर है? ओके। लेकिन फिर भी पार्ट सी तो फिर भी रह गया, वो नहीं रहना चाहिए। उसके लिए फिर क्या, अगर आप इजाज़त दें, क्या भला कि उसमें कोई टॉपिक फाइनेंस का आपका जो कि प्रीवियस सेशन में रिकॉर्ड करो आपके साथ शेयर कर दिया जाए। ठीक है, डन चलेगा। कंसेप्ट वही है, वो रेलिवेंस मैं देख लूंगा यानी। ओके चलिए, डन हो गया, डिसाइड हो गया। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा और आखिरी हिस्सा होगा और तीसरा हिस्सा आपको घर जाके मिल जाएगा। डन, लिंक आप लोग ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। तो रात से पहले पहले बिल्कुल इंशाल्लाह। लेकिन वो चूंकि इंडिपेंडेंट है तो अगर रात में भी मिल गया तो आप लेट नाइट उसको देख सकते हैं, सुबह अर्ली इन दी मॉर्निंग देख सकते हैं, प्रॉब्लम कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, उसका ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है। ये हम मैनेजरियल वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं, वो फाइनेंस का टॉपिक आपको मिलना है। मेजरिंग कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी ईएसजी फ्रेमवर्क। कंसेप्ट क्या पढ़ने जा रहे हैं? कह रहा है अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या पढ़ा है? 3 पिलर्स। अच्छा, और फिर एंड में आपने पढ़ा इन तीनों पिलर्स की रिपोर्टिंग करनी है आपने। डन, रिपोर्टिंग कर एंड पे ये कंसेप्ट पढ़ा था ना, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग करनी है। उसके एक दो स्टैंडर्ड उसने हमें बताए थे, क्यों जरूरी है ये भी पढ़ लिया हमने। कहता है अब आप रिपोर्टिंग करेंगे तो मुझे ये बताइए, रिपोर्टिंग के दो तरीके आपके सामने रखता हूं, आपने मुझे बताना है दोनों में से कौन सा बेहतर है, और मुझे लगता है कि आप गलत आंसर बताएंगे। पहला तरीका ये, हमने ये इंश्योर करना है कि तीनों पिलर जो हैं वो मुझे अच्छा, अब ये जो है ना प्रॉफिटेबिलिटी वाला इकोनॉमिक पिलर, इकोनॉमिक पिलर, 3 पिलर थे ना हमारे सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के। कौन कौन से 3 पिलर थे? एनवायरमेंट, सोशल, इकोनॉमिक। इकोनॉमिक पिलर, अगर मैं आपसे कहूं कि रिपोर्ट में इन यूजर्स को बताना है, आपने स्टेक होल्डर्स को बताना है कि आपकी पूरे साल में क्या परफॉर्मेंस रही है, तो जो प्रॉफिट है उसको शो करवाने का तो एक ही तरीका है। क्या? आप मेजरमेंट फॉर्म में यानी क्वांटिफिकेशन करके क्वांटिफाइबल फॉर्म में मॉनेटरी टर्म में बता दें, सर ये हमारा रेवेन्यू, ये हमारी कॉस्ट, ये हमारा प्रॉफिट, नंबर्स में बता दे, क्वांटिफाइबल क्राइटेरिया में बता दे। लेकिन जो दूसरे पिलर्स हैं जैसे सोशल, जैसे एनवायरमेंटल, क्या इनको क्वालिटेटिव टर्म्स में भी बताया जा सकता है कि सिर्फ क्वांटिटेटिव टर्म में बताया जा सकता है? दोनों। एग्जाम्पल से बात अभी पूरी तरह समझ नहीं है। एग्जाम्पल, मैंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहा हूँ, उसमें मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंक्लूड कर दिया। उसके बाद मैंने अपने जो एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, डेवलपमेंट में मेरा क्या रोल है उसको मैंने शो करवाना है, पॉजिटिव इंपैक्ट देना है। मेरे पास पहला तरीका क्या है, जिस जगह पे कंपनी है थोड़ा सा व्यू पीछे करके, ब्रॉड व्यू करके, उसके इर्द गिर्द जो ग्रीन सीनरी है उसकी पिक्चर लेके मैं एनुअल रिपोर्ट में कर दूं। एक तरीका ये भी है, इससे भी पता चलेगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, फैक्ट्री जहां पे वर्कर काम कर रहे हैं, सारे वर्कर काम कर रहे हो, मैं उसकी पिक्चर ले लूं और जिसमें शो हो रहा हो कि बड़ी सफाई सुथराई है, वर्कर्स के लिए नेसेसरी फैसिलिटीज, छांव वाली जगह है, पीने के लिए पानी मौजूद है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओवर क्राउडेड एरिया नहीं है, मशीनरी भी साफ सुथरी है, प्रॉपर रिपेयर एंड मेंटेनेंस हुई है, ये पिक्चर शेयर कर दूं। या कि एक और तरीका भी हो सकता है, क्या एम्प्लॉयज जो हैं उनका इंटरव्यू जो है वो शेयर कर दिया जाए वेबसाइट के ऊपर, ये लिंक कीजिए, यहाँ पे आपको एम्प्लॉय में इंटरव्यू से पूछा जाए भाई इस कंपनी में आप काम करते हैं क्या, इस कंपनी के बारे में कुछ कहिए, और एम्प्लॉय उस कंपनी की तारीफें करना शुरू कर दे। ये भी एक तरीका है कि किस तरीके से हम सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं। ठीक है, या जो जनरल पब्लिक है, एट लार्ज कम्युनिटी है, कम्युनिटी का सर्वे करवा लिया जाए। ठीक है, तो इन सारी चीजों से भी पता चलेगा कि कंपनी जो 3 पिलर्स है इनको कंप्लाई कर रही है, खास तौर पे सोशल और एनवायरमेंटल पिलर्स को। एक तरीका ये भी है, ये है क्वालिटेटिव मेथड। एक और तरीका भी है, वो कौन सा है? क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव टर्म्स में आप चीजों को मेजर करके बताएं। जैसे आप ये ना बताएं कि आप एम्प्लॉयज जो है वो आपकी तारीफें ना करें, बल्कि आप एम्प्लॉयज की जो रिटेंशन रेशो है या एम्प्लॉयज की जो लिविंग रेशो है वो शो करवा दें। सर पूरे साल में सिर्फ 2% एम्प्लॉयज हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के गए हैं,
ये नंबर खुद बोलेगा कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, आप कार्बन पूरे साल में जितना एमिट हुआ है ये ना बताएं कि आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस को फॉलो करें, बल्कि पूरे साल में आपके ऑपरेशन से जितना कार्बन एमिट हुआ है आप उसको क्वांटिफाई करके कैलकुलेट करके वो बता दें। पूरे साल में जितने दरख्त लगाए हैं, नंबर ऑफ ट्रीज, वो बता दीजिए, क्वांटिफाइबल टर्म। तो बताइए आपके ख्याल में कौन से वाला मेथड बेहतर है? आप अपनी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में क्वालिटेटिव क्राइटेरिया को भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव टर्म्स में भी मेजर करके प्रेजेंट कर सकते हैं। बेहतर कौन सा है, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव? अकाउंटेंट है ना, आपको क्वांटिटेटिव हमेशा बेहतर लगेगा, हालांकि वो कहता है दोनों, आप दोनों तरीकों से प्रेजेंट करें। ठीक है, यानी नंबर्स भी और बाजू का नंबर पूरी पिक्चर बता पाते हैं। ठीक है, हाँ, एम्प्लॉइज जो हैं वो ठीक है, वो छोड़ के नहीं जा रहे क्योंकि सैलरी ज्यादा है, लेकिन एम्प्लॉइज वर्किंग आवर्स से खुश भी नहीं है, ये भी तो हो सकता है। तो दोनों तरीकों से मेजरमेंट होनी चाहिए, क्वालिटेटिव भी क्वांटिटेटिव भी। लेकिन ये बताने के बाद उसने जो इसका चैप्टर में डिस्कस किया, वो कहता है क्वालिटेटिव तो बहुत आसान है, इंटरव्यू कर लो, सर्वे करवा लो, क्वेश्चनएयर हो जाए, पिक्चर वगैरह शेयर कर दो, एनवायरमेंट। क्वालिटेटिव तो आसान है, असल चीज क्या है, क्वांटिटेटिव, इसको मेजर करना। तो इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 में क्या सिखाएगा आपको कि आपने जो डिफरेंट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, उनको कैसे कैलकुलेट करना है, किस चीज के लिए क्या कैलकुलेट करना है। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में डिफरेंट चीजों को कंसीडर किया जाता है, डिफरेंट पैरामीटर्स को कंसीडर किया जाता है। इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में क्या बताएगा, किस पैरामीटर को कैसे मेजर करना है। यानी ये पूरे का पूरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट है उस चीज की जो आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 में पढ़ा है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 में जो पढ़ा कंसेप्ट, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 में क्या करेगा, उसकी मेजरमेंट सिखाएगा। ठीक है, पहले कुछ छोटे मोटे कंसेप्ट है, काम की चीज उसने एंड पे रखी हुई है, तो कोई बात नहीं, उसी तरतीब से पढ़ते हैं जिस तरतीब से वो हमें सिखा रहा है। सबसे पहले क्या कर रहा है, अंडरस्टैंडेबिलिटी मेजरमेंट कह रहा है। मेजरमेंट, आपको क्या पता है सस्टेनेबिलिटी को मेजर भी किया जा सकता है। कोई कंपनी सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रही है कि नहीं, क्या आपको पता है, इसे मेजर भी कर सकते हैं हम। अच्छा, कह रहा है मेजर क्या करना है, कैसे करना है, बाद में बताऊंगा। पहले देखें, मेजरमेंट की 3 बेसिस है, 3 लेवल है। आप ऐसे भी मेजर कर सकते हैं कोई कंट्री सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रही है कि नहीं, ये होता है मैक्रो लेवल। आप ऐसे भी मेजर कर सकते हैं कोई इंडस्ट्री सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रही है कि नहीं, यह है मेसो लेवल। और आप ऐसे भी मेजरमेंट कर सकते हैं कि कोई कंपनी मेजर कर रही है कि नहीं, ये क्या है, माइक्रो लेवल। यानी मैक्रो लेवल में क्या होगा, कंट्री लेवल मेजरमेंट, मेसो लेवल पे क्या होगा, इंडस्ट्री लेवल मेजरमेंट, और माइक्रो लेवल पे क्या होगा, कंपनी लेवल में। बस खत्म कहानी ये इस कंसेप्ट की। डन जी। मेजरमेंट कितने लेवल पे हो सकती है। अच्छा, एंड पे क्या क्या आखिरी लाइन सबसे अहम है, कहता है हम पता है कि हम एक ही सीखेंगे इस सिलेबस में, क्योंकि खुद सोचे जो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग आप सीख रहे हैं अकाउंटिंग में, वो कंपनी की सही कर। फिर क्या कह रहा है, सस्टेनेबिलिटी को मेजर करने की 2 अप्रोचेस हैं। एक अप्रोच है क्वांटिटेटिव, एक है क्वालिटेटिव, जो भी मैंने एक्सप्लेन कर दी। आखिर में वही सवाल उसने जो पूछा है, जो मैंने आपसे पूछा था, क्या कौन सी अप्रोच बेहतर, तो कौन सी अप्रोच बेहतर है, दोनों बेहतर है। ठीक है, क्वांटिटेटिव की एग्जांपल देख लें, क्वालिटेटिव की एग्जांपल देख लें। छोटा सा सवाल आपसे पूछ सकता है, ये अप्रोच टू मेजर सस्टेनेबिलिटी, इसको टिक कर लें, अच्छा कंसेप्ट है जी। कैलकुलेट, साइंसदान नहीं है हम के कैलकुलेट करवाएगा, नहीं, डाटा देके कैलकुलेशन नहीं करवाएगा, नहीं करवाएगा। हर सब्जेक्ट का ना एक स्कोप होता है, सब्जेक्ट की नेचर उसका स्कोप बता देती है। ठीक है, इस टॉपिक की नेचर ऐसी नहीं है इस सब्जेक्ट में कि वो आपसे कैलकुलेशंस करवाए, लेकिन बहरहाल हाँ, उसने क्योंकि क्वेश्चन बैंक के अंदर कुछ क्वेश्चंस जो है मुझे याद आ रहा है कि 2-3 ऐसे थे जिसमें कोई कैलकुलेशन इन्वॉल्व थी, तो जितनी कोई कैलकुलेशन उसने हमसे करवाई है उसको हम टेस्ट करेंगे। ठीक है, आज की होम असाइनमेंट चले चलते चलते याद आ गया, सुन लें, वॉल्यूम 2 के सारे क्वेश्चन थ्योरी वाले सिर्फ, लेकिन आसानी कर दूं, वो सिर्फ 20-22 क्वेश्चन है मेरा ख्याल है। ओके।
कोई बात नहीं, सांस ले लीजिएगा, खाना खा लीजिएगा, उसका आपको पूरा टाइम दिया जाएगा। अच्छा, तो नहीं, जो जो उसमें दो तरह के क्वेश्चन है, ज्यादातर क्वेश्चन है थ्योरेटिकल, वो सिर्फ रीड करने हैं। न्यूमेरिकल आपने रीड करना है। चलिए मजीद आसान कर देते हैं, असाइनमेंट 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। आधी असाइनमेंट, आधे सवाल आपने आज करने, आधे कल कर लीजिएगा। लेकिन आज के दो दिन आधे थ्योरी वाले करने और आधे न्यूमेरिकल वाले। ऐसा नहीं कि आज सारे थ्योरी और कल सारे न्यूमेरिकल, या आज सारे न्यूमेरिकल, ठीक है? कॉम्बिनेशन बना के आधे आधे करने हैं। एक कर लीजिएगा, उन्हें कुछ और भी हैं, छोटे छोटे हैं वो, ऊपर और छोटे छोटे भी थे, कि 2-3 थे छोटे छोटे भी। चले बहरहाल जितने भी हैं, आधे थ्योरेटिकल आधे न्यूमेरिकल आज, और आधे थ्योरेटिकल आधे न्यूमेरिकल कल करने हैं। चलिए अच्छा मुझे बताइए, ग्रीन हाउस गैस इमिशंस इन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इन टन्स, ये क्या है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव? किलोवाट। एनर्जी यूज इन किलोवाट आवर्स, वाटर यूज इन क्यूबिक मीटर्स। ये मुझे पहली बार पता चला है, वाटर जो है उसको क्यूबिक मीटर में मेजर किया जाता है, मुझे नहीं पता था। ये किलोवाट का पता था मुझे, ये टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का भी पता था, इसका नहीं पता था वाटर यूजेस का। क्या इसलिए? एफएससी मैंने पढ़ी नहीं, इसलिए वैसे एफएससी में वाकई सही कह रहे, नहीं पढ़ा, क्योंकि मैंने एफएससी पढ़ी नहीं सही। मैंने आईकॉम किया था, मैंने एक काम किया था जिसको कहते हैं आईकॉम। हाँ जी, ये चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अच्छा काम था ये, अच्छा काम था, वक्त अच्छा गुजर गया था उस काम में। आज देखिए हम दोनों बराबर, हालांकि मैंने इंटरमीडिएट में मेहनत की नहीं इतनी, और आप दिन रात पढ़ के खप गए, आज दोनों बराबर है कि नहीं? इसीलिए ये कहते हैं कि कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले, कैरियर स्टार्ट करने से पहले सोच लो आपने अल्टीमेटली जाना कहाँ पे है, ताकि जिंदगी आसान हो। कहते हैं रिजल्ट आएगा फिर डिसाइड करेंगे रिजल्ट के लिहाज से किधर जाना है। ये क्या प्लानिंग हुई, रिजल्ट बताएगा, सोचा ही नहीं था। ओके, अच्छा ये प्लान बी था, ओके चले ठीक है। अच्छा अब प्लान बी में पहुंच गए ना, तो अब प्लान सी को भी ज़हन में रखें। जब प्लान ए में था, प्लान बी के बारे में कुछ अंदाजा था ना? ये प्लान ए हो गया, ठीक है। यानी अब आप कह रहे हैं प्लान ए भी सी है और प्लान बी भी सी है। शाबाश शाबाश शाबाश। कह रहा भाई वाई कंपनीज मेजर कॉर्पोरेट से, दो कंसेप्ट है, दोनों एक ही हैं, दोनों को एक बना के याद करें। कोई भी पूछ ले, मिक्स करना है दोनों को। दो कंसेप्ट कौन से है वो सुन लें। वाई कंपनी मेजर्स कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी, कंसेप्ट समझ लें क्या समझा रहा है। कंपनीज को कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी को क्यों मेजर करना है भाई, ये मेजरमेंट क्यों जरूरी है, सिर्फ तस्वीरों से काम क्यों नहीं हो जाता, सिर्फ इंटरव्यू वगैरह करके क्यों नहीं काम खत्म हो जाता, मेजरमेंट करना क्यों जरूरी है। एक कंसेप्ट ये है, और दूसरा कंसेप्ट क्या है कि ESG फ्रेमवर्क क्यों जरूरी है। अब ये सस्टेनेबिलिटी और ESG, इसमें फर्क सुन लें। सस्टेनेबिलिटी एक मेजर कंसेप्ट है, बड़ा कंसेप्ट है, वाइड टर्म है कि किस तरीके से आपने जो रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज करना है। ESG उसका एक स्पेसिफिक मॉडल है कि हमने सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए किन किन चीजों को कवर करना चाहिए, यानी ये मकसद है सस्टेनेबिलिटी। ESG क्या है, रस्ते जो सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। भी बात समझ रहे हैं, रास्ता बदल भी सकता है, हो सकता है कल को कोई और फ्रेम, जैसे मिलता जुलता फ्रेमवर्क आपने पहले पढ़ा 3 पिलर्स, 3 पिलर्स भी सस्टेनेबिलिटी छत थी, और 3 पिलर्स क्या हैं, वो इसके पिलर्स फाउंडेशन, ठीक है, जिनके जरिए से सस्टेनेबिलिटी, ये एक अल्टरनेट, हालांकि तकरीबन मिलता जुलता कंसेप्ट है लेकिन एग्जैक्ट वही नहीं है। ये क्या है, ESG फ्रेमवर्क। ESG फ्रेमवर्क भी वही बता रहा है जो 3 पिलर्स बता रहे हैं। क्या, सस्टेनेबिलिटी इन चीजों पे डिपेंड करती है। 3 पिलर्स क्या था, सस्टेनेबिलिटी इन 3 पिलर्स पे डिपेंड करती है। ESG फ्रेमवर्क क्या है, सस्टेनेबिलिटी इन 3 चीजों पे डिपेंड कर। दो तो सेम ही है, कौन कौन सी सेम है गैस करें। एक फर्क है क्या, वो उधर इकोनॉमिक था यानी प्रॉफिट, यहां पे उसने क्या कहा, गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, इंटरनल सिस्टम कंपनी का कैसा है, कंपनी इंटरनली अपने ऑपरेशन को कैसे मैनेज कर रही है, इसे कहते हैं गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस सुना है, अगर कोई अच्छे तरीके से कंपनी को मैनेज कर रहा हो तो इसे हम क्या कहेंगे, गुड गवर्नेंस।
और अगर कोई बुरे तरीके से चीजों को मैनेज कर रहा हो उसे क्या बोलेंगे? बैड गवर्नेंस। बैड गवर्नेंस। तो सस्टेनेबिलिटी को अचीव करने के दो मॉडल्स हैं। एक कौन सा है? 3 पिलर्स। दूसरा कौन सा है? ESG फ्रेमवर्क। कंसेप्ट तकरीबन मिलता जुलता है लेकिन बहरहाल थोड़ा सा फर्क भी है। डन। तो सस्टेनेबिलिटी ब्रॉडर टर्म है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। ESG फ्रेमवर्क उसको अचीव कैसे कर। तो ये कहा जाए कि सस्टेनेबिलिटी क्यों अहम है, या ये कहा जाए ESG की मेजरमेंट क्यों अहम है, सस्टेनेबिलिटी की मेजरमेंट क्यों अहम है, ESG फ्रेमवर्क मेजरमेंट क्यों अहम है, बताइए। दोनों का मतलब एक नहीं निकलता, क्योंकि दोनों एक ही चीज है। ठीक है, ESG थोड़ा सा पीछे है, सस्टेनेबिलिटी थोड़ा सा आगे, एक ही चीज। तो इसलिए आपको बता रहा हूं कि ये कंसेप्ट मिलते जुलते हैं। एग्जाम में आप इनको इकट्ठा भी मिक्स करके लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो भी नहीं। कंपनीज कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी को क्यों मेजर करती हैं? क्वालिटेटिव तरीके से काम क्यों नहीं चला लेते हैं? मेजरमेंट क्यों करते हैं? सवाल समझे? पहला, ट्रैक प्रोग्रेस, ताकि पता चल सके पिछले साल कितने परसेंटेज में होगा ना अमाउंट। जो चीज अमाउंट में होती है ना, उसको कंपेयर करना आसान है, उसको कंट्रोल करना आसान है, उसे इंप्रूव करना आसान है। जिस चीज को आप मेजर नहीं कर सकते उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, असूल है मैनेजमेंट का। हाँ, बट कैन नॉट बी मेजर्ड, कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। तो इसलिए पहला ट्रैक प्रोग्रेस, ताकि आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सके, कंट्रोल कर सके। और क्या? इंगेज स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स को कैलकुलेटेड फिगर्स बताएंगे ना, वो ज्यादा बेहतर तरीके से इंगेज होंगे, उनकी रिलायबिलिटी ज्यादा होती है। एक रिसर्च थी, साइकोलॉजिकल रिसर्च, जिस मैसेज के अंदर नंबर आ जाए ना, चाहे नंबर का सोर्स ना भी लिखें, नंबर का सोर्स ना भी लिखे, उसके ऊपर रिलायंस बढ़ जाती है। देखिए, उसने कहा था 97 पर रिसर्च, और जिस चीज के साथ ये लिख दे, रिसर्च ने ये बात साबित की है। मैसेज के स्टार्ट में ये लिख दे, रिसर्च ने ये बात साबित की है कि 90% लोगों को जो कुछ कहा जाए वो उस पर यकीन कर लेते हैं। कितने लोगों ने यकीन कर लिया मेरी बात पे? 90% ने कर लिया, बस रिसर्च साबित हो गई। एंगेज स्टेक होल्डर। आगे चल, बैलेंस ट्रेड ऑफ। बैलेंस ट्रेड ऑफ क्या मतलब? कहता है जब आप कैलकुलेट करते हैं ना, तो ट्रेड ऑफ कंपैरिजन करना आसान है। भैया ये पैरामीटर का बेनिफिट कितना है, इसका नुकसान कितना है। नहीं भैया, नुकसान कॉस्ट, नुकसान को कॉस्ट ज्यादा है, बेनिफिट कम है, इसको रहने दो। कॉस्ट कम है, बेनिफिट ज्यादा कर लो। जब चीजें मॉनेटरी टर्म्स में होती है तो कंपैरिजन करना, डिसीजन करना, ये देखना कि बेनिफिट हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, ट्रेड ऑफ, ये आसान हो जाता है। स्टेक होल्डर इंगेज होते हैं, परफॉर्मेंस ट्रैक होती है, परफॉर्मेंस ट्रैक होती है, स्टेक होल्डर इंगेज होते हैं, ट्रेड ऑफ कंपैरिजन करना आसान हो जाता है। और कहता है मीट रेगुलेशन, रेगुलेशन रिक्वायरमेंट्स मीट हो जाती है। गवर्नमेंट कहती है भाई 1000 टन से ज्यादा आपने फॉर एग्जांपल पोल्यूशन एयर में मीट नहीं करना, तो पता चल जाता है 9898 थी, इतनी रखनी होती है ना, शो तो इतनी। इंप्रूव्ड कम्युनिकेशन, ये बेहतर कम्युनिकेशन होती है, बजाय कि सिर्फ क्वालिटेटिव को रिपोर्ट कर रहे हो, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों का कॉम्बिनेशन बना के रिपोर्ट करें, ज्यादा बेहतर है। डन। इससे पता चल जाता है रिजल्ट आपके टारगेट अचीव हुए कि नहीं हुए। ठीक है, भाईजान को बड़े भाई ने कहा भैया अगर इस दफा एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाओगे तो तुम्हें हाँ सजा दीजिए, सजा नहीं देनी, उसको तोहफा देना है, मोटरसाइकिल इनाम में दी जाएगी। 3 में से फॉर एग्जांपल वो भाई जो आज छुट्टी, ये भाई माइंड कर जाए, छुट्टी पे था, उनकी बात हो रही है, 3 में से 2 पेपर पास कर लिए। मैंने कहा भाई अच्छी परफॉर्मेंस में कहा था, अब ये ऑब्जेक्टिव कैलकुलेटेड नहीं है ना। भाई कहता है अच्छी परफॉर्मेंस से मुराद क्या है? 3 में से 3 पेपर पास हो, डिस्प्यूट राइज हो जाएगा। जब अगर यही क्वांटिफाइबल टर्म में बताया गया होता कि अगर 2 पेपर पास करोगे या 3 पेपर पास करोगे फिर मोटरसाइकिल का इनाम मिलेगा, तो ज्यादा बेहतर कम्युनिकेशन थी। रिजल्ट अचीव हुआ कि नहीं हुआ आसानी से कैलकुलेट कर सकते थे। फिर क्या? YESG फ्रेमवर्क इज इंपॉर्टेंट। अच्छा ऊपर देखे, ऊपर क्या बोला था? सस्टेनेबिलिटी की मेजरमेंट क्यों अहम है, इसको सस्टेनेबिलिटी को अंडरलाइन करें। यहाँ पे ESG फ्रेमवर्क को अंडरलाइन क्यों अहम है? प्रमोट ट्रांसपेरेंसी। जब आप चीजों को मेजर कर रहे होते हैं तो वो ज्यादा ट्रांसपेरेंट होती है। आप घुमा फिरा के जेनेरिक एम्बिगुअस बात नहीं कर रहे होते, कैलकुलेटेड अमाउंट बात कर रहे होते हैं। ये नहीं परफॉर्मेंस अच्छी है, अब कितने नंबर आए? अच्छे नंबर आए ना, ना ना ना, कितने परसेंट आए ये बताओ। हाँ जी, वो नहीं आते हैं। मीट्स इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन, इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन होती है कि कम से कम इतनी ग्रोथ होनी चाहिए 30%, आई कितनी?
25% अचीव नहीं हुई, कितनी 35% अचीव हो गई है। तो जब आप कैलकुलेशंस करते हैं तो आपको कंफर्म हो जाता है इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन मीट हुई या नहीं। बिल्ड ब्रांड लॉयल्टी, लोगों को पता चलता है कि आप टारगेट अचीव कर रहे हैं तो ब्रांड लॉयल्टी बढ़ जाती है। इंश्योर कंप्लायंस लॉज के साथ स्ट्रेंथ रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, जब आप अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर रहे होते हैं तो फिर हाँ आप रिस्क अवेयर हो जाते हैं, रिस्क अवेयर हो जाते हैं। ये सिस्टम ESG के पॉइंट ऑफ से डिस्कशन करनी है, ठीक है। कंसेप्ट वही है कि आपने जब मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो आपको पता चल जाता है, अंडरस्टैंड करते हैं सिस्टम को, किस चीज़ को कैसे मेजर करना है, रिस्क बेहतर तरीके से कहाँ पे जो है हमारा इन्वायरमेंटल प्रैक्टिसेस वीक है वो सामने आ जाता है। जब आप चीज़ों को मेजर कर रहे होते हैं, जहाँ पे गुड थिंग्स सामने आती हैं वहीं पे बैड थिंग्स रिस्क भी सामने आ जाते हैं। ये कुछ पॉइंट थे, जनरल पॉइंट है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, रीड करते जाएं समझ आ जाती है, याद कर लीजिएगा, ठीक है जी। अलग अलग याद कर सके बेहतरीन, नहीं तो मैंने आपको बताया कि आप मिक्स करके रेलिवेंट एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे सकते हैं। तो जी पहले उसने क्या बताया, मेजरमेंट कितने लेवल पे होगी, फिर क्या बताया, मेजरमेंट की 2 अप्रोचेज हैं, क्वालिटेटिव भी क्वांटिटेटिव। फिर उसने बताया मेजरमेंट के फायदे क्या है, जरूरत क्या है, क्यों करते हैं। ये उसने सस्टेनेबिलिटी का अलग से कंसेप्ट डिस्कस किया, ESG फ्रेमवर्क का अलग से कंसेप्ट डिस्कस किया। अब बता रहा है ESG फ्रेमवर्क होता क्या है। इसका मतलब एनवायरमेंट, सोशल, गवर्नेंस। एनवायरमेंट का मतलब क्या, कंपनी कैसे नेचर को अफेक्ट कर रही है, एनवायरमेंटल फुटप्रिंट्स कितने हैं, बड़ा है फुटप्रिंट या छोटा है। सोशल, कंपनी अपने एम्प्लॉयज को, कस्टमर को कैसे ट्रीट करती है। गवर्नेंस, कंपनी कैसे मैनेज करती है अपने सिस्टम को, कैसे गवर्न करती है। ये कंपनी के ये दोनों एक्सटर्नल से रिलेट करते हैं, ये प्योरली एक्सटर्नल है। सोशल ज्यादातर एक्सटर्नल, थोड़ा सा इंटरनल, क्योंकि एम्प्लॉय भी सोशल एलिमेंट का हिस्सा है, एम्प्लॉय इंटरनल होते हैं। और ये गवर्नेंस, ये सारे का सारा इंटरनल एलिमेंट है ESG फ्रेमवर्क में। तो यूं समझिए जैसे E एक्सटर्नल, G इंटरनल और S मिक्स है। ESG फ्रेमवर्क तीनों चीजों को इंक्लूड कर रहा है फ्रेमवर्क, कि आप एनवायरनमेंट को कितना प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सोसाइटी को कितना सर्व कर रहे हैं, और विद इन द कंपनी गवर्नेंस सिस्टम आपका कैसा है। तो बताइए इस सारी डिस्कशन के बाद क्या अब आप इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि ESG फ्रेमवर्क कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर रहे हैं हम कि नहीं, उसको जानने के लिए, उसको मेजर करने के लिए ESG फ्रेमवर्क को यूज किया जा सकता है। सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट, फिर से जरा सोच के मुझे बताइए, ये पता करने के लिए कि हमारी कंपनी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस फॉलो कर रही है कि नहीं, क्या ESG फ्रेमवर्क को हम यूज कर सकते हैं। ये देखने के लिए कि सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, ESG फ्रेमवर्क यूज हो सकता है। यस हो सकता है। अब आगे क्या सिखाने लगा बोला आपको, आखिरी चीज, हाँ जी, कैसे मेजर करना है। इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट में आपको डिफरेंट पैरामीटर्स बताएगा और फिर बताएगा किस पैरामीटर को कैसे मेजर कर सकते हैं। सोशल कैटेगरी में डिफरेंट पैरामीटर्स बताएगा और बताएगा किस पैरामीटर को कैसे मेजर कर सकते हैं। फिर इसकी एवरेज लेंगे, वो आपका सोशल का टोटल स्कोर बन जाएगा। गवर्नेंस में बताएगा कौन कौन से फैक्टर्स रेलिवेंट है और किस फैक्टर को कैसे मेजर करना है, फिर ये बताएंगे। वाटर को कैसे मेजर करते थे, क्यूबिक मीटर में। अच्छा, और वो क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे मेजर करते थे, टन्स में। और क्या था तीसरी चीज, एनर्जी यूज को किलोवाट आवर्स में। शाबाश, ठीक है। ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज को कैसे मेजर करेंगे, नहीं मेजर कैसे करना है, फीडबैक अब नहीं बोलना, वो क्वालिटेटिव था, हम सारी बातें क्वांटिटेटिव करेंगे। एम्प्लॉइज की प्रॉपर ट्रेनिंग हो रही है कि नहीं, ट्रेनिंग कॉस्ट, शाबाश, इस पे मेजर किया जा सकता है। ट्रेनिंग कॉस्ट से भी मेजर किया जा सकता है, दोनों करेक्ट है।
सेफ्टी लॉज को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, इसको मेजर कैसे करेंगे, मेजरमेंट टूल बताना है। कंप्लायंस कॉस्ट वो नहीं, ये ज्यादा नहीं। और सेफ्टी इक्विपमेंट कितने हैं ये देखेंगे, सेफ्टी प्रोवाइड किया वो है कि नहीं। ये क्वांटिफाइबल क्राइटेरिया किधर गया, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, इससे पता चलेगा। अगर नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स कम है इंडस्ट्री एवरेज से, इसका मतलब क्या है कि आपकी परफॉर्मेंस बेहतर है। तो हर पैरामीटर का कोई ना कोई मेजरमेंट टूल है। ये आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी अहम है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अहम है। जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी अहम, और आपको टिप बता रहा हूं, ये आपके कुछ दूसरे सब्जेक्ट में भी यूजफुल हो सकता है, इसीलिए इसको आपने ध्यान से पढ़ना है। करना क्या आपने, ESG देखिए, अब सीख क्या रहे हैं हम, सस्टेनेबिलिटी की मेजरमेंट। क्या सीख रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी की मेजरमेंट कैसे, थ्रू ESG फ्रेमवर्क। हम क्या सीखने लगे हैं, मेजरमेंट ऑफ ESG, सॉरी मेजरमेंट ऑफ सस्टेनेबिलिटी, कैसे, थ्रू ESG। ठीक है, अब आपको एनवायरमेंटल फैक्टर्स बताए जाएंगे, सोशल फैक्टर बताए जाएंगे, गवर्नेंस फैक्टर बताए जाएंगे, और फिर हर एक को कैसे मेजर करना है। आइए जरा पढ़ते हैं। आपने इसको याद कर लेना है, KPI को, इन्वायरमेंटल KPIs है, KPI को याद करना है, इसको सिर्फ पढ़ना है, इसको सिर्फ पढ़ना है। सोशल KPIs ये वाले याद कर लेने हैं, लिस्ट याद होनी चाहिए आपको, और ये आगे मेजरमेंट कैसे होगी पढ़ना है, कि लिस्ट याद करनी है, मेजरमेंट पढ़ना है, ठीक है, ताकि मैच हो जाए, एग्जाम में पूछे तो आप बता सके। एनवायरमेंटल KPIs, एम्प्लॉइज वैसे सोशल में नहीं चले हैं, कह रहे थे तो कितना, नंबर ऑफ फुल टाइम स्टाफ, कितने एम्प्लॉइज फुल टाइम बेसिस पे काम कर रहे हैं, यह क्वांटिफाइबल। देखिए यहाँ पे अमूमी तौर पे जो व्हाट इज इट मेजर्स में आएगा ना, वो क्या होगी चीज, क्वांटिफिकेशन। बेनिफिट्स, एम्प्लॉय को कितने बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, एम्प्लॉयज की टोटल पे कितनी और नॉन कैश बेनिफिट कितने हैं। ठीक है, मुझे सिर्फ ये है कि एम्प्लॉयज वाली बात अगर इधर लिख देता ना गवर्नेंस KPIs में तो ज्यादा अच्छा था, है ना। क्या आपका ख्याल है इसमें, ये सोशल में आनी चाहिए, चले ठीक है सोशल में भी आ जाती तो, हाँ सॉरी सोशल में आनी चाहिए। एट्रिशन या ट्रेशन, एट्रिशन का मतलब क्या है, परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉइज लीविंग, जिसे आप टर्नओवर भी कहते हैं, एम्प्लॉय टर्नओवर, कितने एम्प्लॉइज छोड़ के जा रहे हैं। ट्रेनिंग क्या मतलब, ट्रेनिंग का मतलब कि ट्रेनिंग को कैसे मेजर करेंगे, आवर्स ऑफ ट्रेनिंग पर एम्प्लॉय, के पूरे साल में एम्प्लॉय को कितने घंटे की ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई ऑन एवरेज। हेल्थ केयर, क्या कंपनी की हेल्थ पॉलिसी है, मेडिकल इंश्योरेंस करवाई है, या कोई डिस्पेंसरी है मौजूद जहां पे अगर किसी एम्प्लॉय को कोई हेल्थ इश्यूज हो तो डील हो सके। वायलेशन, कितनी कंप्लेंट्स लॉन्च हुई हैं, कितनी हैंडल की। ह्यूमन राइट्स पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया गया क्या, जैसे हेल्थ पॉलिसीज वैसे ही ह्यूमन राइट्स। वायलेशन, कितनी कंप्लेंट्स हैंडल की ड्यूरिंग द ईयर, कितनी कंप्लेंट्स रेज हुई। चाइल्ड लेबर, ये कैसे मेजर करें चाइल्ड लेबर, कितने नंबर ऑफ वर्कर्स की एज 14 ईयर से कम है, ये नंबर आपको बताएगा चाइल्ड लेबर के बारे में। यहां पे उसे थोड़ा सा डिफरेंट वे में कहा, डज इट प्रोहिबिट चाइल्ड फोर्स लेबर, ये मुझे क्वालिटेटिव लग रहा है, क्वालिटेटिव क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव नहीं। अगर यही वो ऐसे पूछता कि बताइए कितने जो है वर्कर ऐसे हैं जिनकी एज 16 ईयर से 15 ईयर से कम है, वो क्वांटिफाइबल मेजरमेंट होती है। जेंडर पैरिटी, क्या जो फीमेल्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा रही है रिप्रेजेंटेशन की या नहीं, ये कैसे पता चलेगा। वुमेन इन वर्क प्लेस पे कितने % वुमेन है, इनके अलावा बिल्कुल आ सकते हैं, सोच के आ सकते हैं, लेकिन वो मेजरमेंट कर रहे हो, क्वांटिफाइबल हो, और वो उस हमारा जो KPI उससे रिलेट करते हो, इसी का ध्यान रखना है। सिर्फ एक दो मैंने आपको नहीं देखा होगा डिफरेंट भी बोले हैं,
जहां मुझे लगा ना कि ये क्वालिटेटिव वाला बन रहा है मेजरमेंट, वहां पे मैंने कोशिश किया क्वांटिफाइबल वाला शेयर करूँ आपके साथ। कम्युनिटी जी, हाँ मुझे भी यही है, ये इन्वायरमेंटल लग नहीं रहे। ये भाईजान आप आई कैप की बुक पढ़ रहे हैं, भाई इधर बैठे हुए थे, जरा चेक करें क्या आई कैप की बुक में ऐसे ही है ना, इन्वायरमेंटल में ये एम्प्लॉय से रिलेटेड चीजों को उसने इन्वायरमेंटल में फिट किया हुआ है। जरा हमें चेक करके बता दीजिएगा। है आपके पास बुक आई कैप की? किसी स्टूडेंट के पास है? अभी एक स्टूडेंट मैं देखा बैठे थे इधर, या कोई और बुक ऐसी? हाँ शाबाश, ये पीडीएफ में से देख लें। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट मीनवेल पढ़ते हैं, क्योंकि क्लासिफिकेशन ही चेंज होगी, लेकिन मेरा क्लासिफिकेशन चेंज नहीं होगी। मैंने जिस वक्त ये बुक बनाई थी कोई देख के बनाया होगा, मैंने इतनी बड़ी बोंगी नहीं मारी होगी, उम्मीद है। बोंगी कभी कभी मार देता हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मैंने कभी मारी बोंगी, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी बोंगी तो नहीं होगी ना कि क्लासिफिकेशन ही चेंज कर दो। हाँ ये तसल्ली से चेक कर ले, मुझे आपने लेक्चर रहने से पहले वाले बताना है, ताकि ऑनलाइन वाले बच्चों को तसल्ली हो सके कि उन्होंने ठीक पढ़ा है। वैसे मेरी तसल्ली है, आपकी तसल्ली के लिए कह रहा हूँ। कम्युनिटी वर्क, सोशल वर्क, हाँ ये ठीक है। नहीं, ये तो सोशल के पीए में आना चाहिए था। मुझे तो बाकी भी इन्वायरमेंटल लग रहे हैं, यकीन करें, लास्ट वाला इन्वायरमेंटल लग रहा है। क्या मतलब? अच्छा ये तरतीब आगे पीछे है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसकी तरतीब क्या है? तरतीब इसकी गवर्नेंस, सोशल, नहीं एक मिनट हारे, आप ये कह रहे हैं कि कोई क्लासिफिकेशन ऐसी है जो हमारी बुक में कुछ हो रहा है और आईकैप की बुक में कुछ हो रहा है, ऐसा है क्या? कोई बात नहीं, क्लासिफिकेशन को हम डील कर लेंगे। आप फिलहाल इसकी रीजनिंग मेजरमेंट तो समझ लें। आपसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन यही है कि वो एग्जाम में यही पूछेगा कि ये मेजरमेंट, ये हमारा क्लेम है, इसको बताइए आप कैसे मेजर करेंगे। उसमें आपसे क्लासिफिकेशन नहीं बल्कि मेजरमेंट टूल पूछेगा। क्लासिफिकेशन भी मैं इसको देख के रीचेक करके आपके साथ शेयर कर दूंगा, बेफिक्र रहे, वो मेरी जिम्मेदारी, ठीक है। लेकिन अभी मेजरमेंट टूल समझते हैं, वो ज्यादा अहम है। कम्युनिटी वर्क, क्या सोशल वर्क किया है कंपनी ने, कैसे पता चलेगा? कितने आवर्स, जैसे फर्ज कीजिए 10 लोगों की कंपनी ने ड्यूटी लगाई, भाई आज जुम्मे का दिन है, आज आपने कंपनी का काम कोई नहीं करना, आप जरा घूम फिर के ये जिस गांव में हमारी कंपनी है इस गांव में सारी सफाई सुथराई करें। 10 लोग थे, पूरा दिन उन्होंने लगा दिया, इसका मतलब 8 घंटे 10 8 80 80 आवर्स उन्होंने कम्युनिटी सर्व करने पे लगाए। ये 80 शो कर रहा है कि कंपनी कितना कम्युनिटी को ख्याल रखती है। लोकल प्रिक्योरमेंट, कितने परसेंट लोकल सप्लायर से बाय किया, कितने परसेंट इंपोर्ट है, ठीक है, क्योंकि अमूमी तौर पे कंट्रीज प्रेफर करती हैं कि लोकल मटेरियल को यूज किया जाए। वर्क प्लेस सैलरी, सॉरी वर्क प्लेस सेफ्टी, सेफ्टी इंसिडेंट्स, एक्सीडेंट कितने हुए? इंसिडेंट मतलब एक्सीडेंट्स। एम्प्लॉय हेल्थ, एम्प्लॉयज ने पूरे साल में कितनी छुट्टियां ली हैं सिक लीव, ठीक है, ये भी एक मेजरमेंट होता है। कुछ इंडस्ट्री में ये हेल्थ इश्यूज ज्यादा होते हैं दूसरों के निस्बत। सोशल केपीआईज, जेंडर डाइवर्सिटी मतलब वुमेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कितने परसेंट वुमेन, इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने हैं और एम्प्लॉयज कितने हैं। आपने लॉ में पढ़ा होगा कि एम्प्लॉयज को भी डायरेक्टर बनाया जा सकता है, आउटसाइड भी हो सकते हैं डायरेक्टर। गैस करें लॉ क्या कहता है, कि इंडिपेंडेंट बेहतर है कि जो कंपनी के एम्प्लॉयज अगर डायरेक्टर बन जाए वो बेहतर है? दोनों बेहतर हैं। इंडिपेंडेंट आउटसाइड व्यू देता है, जो डिपेंडेंट होता है ना एम्प्लॉय डायरेक्टर, वो एक्सपीरियंस होता है, कंपनी के मामलात को जान रहा होता है, ठीक है, वो अवेयर होता है, फुली अवेयर होता है कंपनी के सर्कमस्टेंसेस से। तो दोनों का बोर्ड में होना जरूरी है। सेपरेशन ऑफ पावर्स, क्या डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट अलग अलग फंक्शन है? भैया अलग अलग, मैनेजमेंट है वो जिन्होंने काम करना है, डायरेक्टर जिन्होंने निगरानी करनी है, देखना है काम ठीक हुआ कि नहीं। जैसे टीचर को ही प्रिंसिपल होना चाहिए, ये ज्यादा बेहतर है कि प्रिंसिपल साहब टीचिंग भी करते हो, या कि प्रिंसिपल अलग हो टीचर अलग हो? क्योंकि प्रिंसिपल टीचिंग भी करेंगे तो वो फिर एज टीचर परफॉर्मेंस को सही वैल्यूएट नहीं कर सकेंगे, यही वो बता रहा है। सेपरेशन ऑफ पावर्स हो, यानी मैनेजमेंट अलग लोगों के पास हो, मैनेजमेंट की सुपरविजन करनी है, मॉनिटरिंग करनी है, डायरेक्टरशिप ये अलग लोगों के पास हो। वोटिंग रिजल्ट्स, ठीक है, लेटेस्ट एजीएम में कितने लोगों ने वोट किया, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया,
ठीक है, फॉर एग्जांपल 15 डायरेक्टर्स थे, उनमें से 12 ने पार्टिसिपेट किया, 3 ने नहीं किया, तो इससे हमें पता चलता है कि कितनी परसेंट सीरियसनेस, कितने सीरियस हैं डायरेक्टर्स कंपनी को लेके। इंसेंटिव वे कि क्या अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने पे कितने परसेंट अच्छी परफॉर्मेंस हो तो कितने परसेंट बोनस मिलता है। मेजरमेंट, एथिक्स कोड ऑफ एथिक्स को इंप्लीमेंट किया गया कि नहीं, इसको भी अगेन नंबर ऑफ कंप्लेंट्स के साथ, अनएथिकल बिहेवियर पे कंप्लेंट्स होती है, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स ज्यादा बेहतर मेजरमेंट हो सकती है इसकी। सप्लायर कोड, ठीक है, सप्लायर भी कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करे, सप्लायर को भी बताया जाए एथिकल एक्सपेक्टेशन क्या है हमारी। एंटी करप्शन कोड, क्या ब्राइबरी वगैरह करप्शन को डिस्करेज किया गया, ये खासतौर पे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेलिवेंट है। बोर्ड कंपोजिशन, बोर्ड की कंपोजिशन क्या है, कितने स्किलफुल लोग हैं, एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि ऐसा बोर्ड जिसमें मिक्सचर ऑफ टैलेंट हो, कुछ फ्रेश ब्लड भी हो, कुछ एक्सपीरियंस भी हो, ठीक है, ये वो बेहतर होता है। बोर्ड कंपोजिशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें मल्टीपल स्किल और एज के लोग हो। गवर्नेंस केपीआईज यानी इन्वायरमेंटल पॉलिसीज क्या है, क्या इन्वायरमेंटल पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया गया है, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट, लीगल एक्शन को लिया गया पोल्यूशन की वजह से, अगर लीगल एक्शन लिए गए तो तादाद बताएंगे, जितने ज्यादा लीगल एक्शन होंगे इसका मतलब उतना ही कंपनी की रेपुटेशन डाउन होती जाएगी, कंपनी सस्टेनेबल प्रैक्टिस फॉलो नहीं कर रही। अगर यस है इसका जवाब लीगल, तो इसका मतलब वो गलत, मतलब नेगेटिव है, और अगर नो, कोई लीगल एक्शन नहीं लिया गया, तो इसका मतलब कंपनी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। रॉ मटेरियल कितना यूज कर रहे हैं, रिसाइकल वाला है, रिन्यूएबल है। रॉ मटेरियल से मतलब मटेरियल के साथ साथ आपका जो एनर्जी यूज है ये भी इसी में शामिल है, बल्कि वो एनर्जी उसने आगे बता दिया, एनर्जी कितने परसेंट यूज किया, रॉ मटेरियल कौन सा यूज किया, क्या रॉ मटेरियल ऐसा है जो कि दरख्त काट काट के आप इस्तेमाल कर रहे हैं, या रिसाइकलिंग वाला है, एनर्जी यूज कितना है, इनमें से कितने परसेंट रिन्यूएबल है। और बाज़ औक़ात जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो टारगेट प्रोवाइड करती हैं कि अगले 3 साल के अंदर आपने 80% एनर्जी रिन्यूएबल यूज करनी है। नेक्स्ट, वाटर मैनेजमेंट, टोटल यूज कितना है आपके ऑपरेशंस में, बिजनेस में वाटर का, और कितने परसेंट जो है वो रिसाइकिल या रीयूज किया गया। एमिशन, कार्बन एमिशन की क्वांटिटी इन टन, और ग्रीन हाउस गैसेज इनकी क्वांटिटी इन टन मेजर की जाती है। और वेस्ट मैनेजमेंट, टोटल वेस्ट कितना हुआ, डिस्पोजल मेथड क्या था, ठीक है। तो इसमें देखें, हालांकि हमारी कोशिश ये थी, इसमें 2 प्रॉब्लम हमें फेस करने पड़े हैं इस लिस्ट में। एक प्रॉब्लम तो ये है कि कुछ फैक्टर जो थे वो मिक्स थे, ठीक है, उसको हम ICAP की बुक के मुताबिक क्लियर कर देंगे, वो आपको बता दूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन आपने क्या याद करना और समझना है कि कौन से वाले पैरामीटर्स को किस तरीके से मेजर किया जा रहा है, ठीक है। ये बाकी ठीक है, 1-2 ही गलत है टॉप में, कंसेप्ट सेम है, तो सिंपलीफाई किया, खुदा का खौफ करे, मुझे डरा दिया आपने। हेडिंग आगे नहीं, जैसे उसने हमें लिखा है फुल टाइम एम्प्लॉय, ICAP ने KPI में क्या लिखा हुआ है, फुल टाइम एम्प्लॉय, हमने क्या लिखा हुआ है, सिर्फ एम्प्लॉयज। अच्छा, हेडिंग का मसला, अच्छा इसको क्या करना है, सोशल कर दें, तो कर दें इसको सोशल, शाबाश शाबाश शाबाश, ये सारे सोशल हो जाएंगे, और ये सारे क्या हो जाएंगे, गवर्नेंस वाले हो जाएंगे, और ये कौन से हो जाएंगे, एनवायरमेंटल। बाकी ठीक है, इसका मतलब मैं स्टूडेंट अच्छा नहीं हूँ, और आप टीचर अच्छे नहीं है, कि आप मुझे समझा रहे थे और मैं समझ नहीं पा रहा था। आपको जहाँ पे ये बताना होता है ना कि आपने पेपर में क्या करना है, वहाँ पे ये भी बताना होता है क्या नहीं करना, तो ये काम नहीं करना, ये काम हाँ, याद कराने के लिए, शाबाश। तो फिर से आप बताइएगा, ये एनवायरमेंटल के भी ये इसको काट के ऑनलाइन वाले बच्चे क्या करें, लिख दे सोशल, यहाँ पे SOCIAL सोशल, यहाँ पे क्या लिखना है इसको काट के, गवर्नेंस, सोशल गवर्नेंस, और यहाँ पे एनवायरमेंटल, सोशल गवर्नेंस एनवायरमेंटल, बाकी सब कुछ ठीक है, ऐसे शाबाश। बस इसका मतलब कोई अलग से पेज देने की जरूरत नहीं है आपको, वो सर मैं टेबल में बाज़ औक़ात आगे पीछे करते हैं ना, तरतीब चेंज करते हैं, तो उसमें शायद मैंने चेंज की और ऊपर की हेडिंग भूल गया हूँ चेंज करना। शुक्रिया जज़ाक।
चलिए अब ये मुझे बताइए, क्या आपको अंदाजा हो गया कि सोशल फैक्टर्स, गवर्नेंस फैक्टर में, एनवायरमेंटल फैक्टर में कौन कौन से आएंगे फैक्टर, लिस्ट क्या है और हर एक को कैसे मेजर करना है? अगर आई कैप रैंडमली आपसे पूछे, क्योंकि अभी आपने जाके क्वेश्चन करना है तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, आपको देखिए क्या करे एग्जाम में, एग्जाम में एक मुश्किल सवाल सेट करे, क्या आपको कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स या सोशल फैक्टर्स रैंडमली 6-7 दे दे और कहे बताओ इसको कैसे मेजर करोगे, तो क्या आप बता सकते हैं? पक्का बता देंगे? ओके शाबाश। चलिए ये था हमारा कंसेप्ट, ये कंप्लीट हो गया चैप्टर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? ये मुश्किल था या आसान था कि मॉडरेट था? ये अभी आप नहीं बता सकते, ये क्यों नहीं बता सकते आप अभी वाला? केस स्टडी, सवाल बताएगा आपको। अगर तो आपने आधे से ज्यादा सवाल कर लिए, सही डायरेक्शन पे सोचा, मतलब है आपकी बात ठीक है, ये आसान है। और अगर नहीं कर सके सवाल तो फिर इसका मतलब क्या है? मुश्किल है। ग्रीन वॉशिंग समझ आगे क्या है? ग्रीन वॉशिंग क्या होती है? वॉशिंग मशीन, ऐसी वॉशिंग मशीन जो अलार्म ये भेजे कि कपड़े साफ हो गए हैं, जब हम कपड़े निकालने लगे तो पता चले कि कपड़े गंदे ही हैं। ये है ग्रीन वॉशिंग। कंपनी क्लेम करती है कि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस कर रही है, लेकिन असल में वो इको फ्रेंडली नहीं होती। और ग्रीन फाइनेंसिंग के बेनिफिट्स हैं, उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, कोई डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो किसके सिर्फ एडवांटेजेस थे? इंटरनल सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के। ओके चलिए ठीक है जी, ये हमारे लेक्चर का दूसरा और आखिरी, मतलब दूसरा हिस्सा यहाँ पे खत्म। अब तीसरा हिस्सा आपको पता है ऑनलाइन मिलेगा, ठीक है, वेबसाइट पे शेयर करके आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दिया जाएगा। डन जी। उसके बाद कांट शांट देख लूँ कि कौन सा वाला करंट सिलेबस के मुताबिक रेलिवेंट है, कौन सा नहीं, उसके बाद आपके साथ शेयर किया जाएगा। अभी तो खैर मेरी अगली क्लास है 3 घंटे की, उसके बाद शेयर करूँगा। आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।